इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून पहुंचकर उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। यह अवसर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। तो वहीं राष्ट्रपति मुर्मू अपने संबोधन में राज्य के विकास, महिला सशक्तिकरण, तो वहीं पर्यावरण संरक्षण और पहाड़ी क्षेत्रों की चुनौतियों पर अपनी बात रखेंगे। वहीं देहरादून सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें, शहर को सजाया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रमेश पोखरियाल निशंक राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। यह पहली बार है जब राष्ट्रपति मुर्मू उत्तराखंड विधानसभा के सत्र को संबोधित करेंगे। राज्य के मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि इस ऐतिहासिक मौके का हिस्सा बनेंगे। तो वहीं राष्ट्रपति का यह दौरा उत्तराखंड के विकास यात्रा और लोकतांत्रिक परंपरा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण माना जा रहा है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार दौरे पर पीएम मोदी आज सहरसा और कटिहार में करेंगे पीएम मोदी रैलियां। पीएम आज करेंगे सहरसा और कटिहार में रैलियां। तो ये बिहार में आज पीएम की दो बड़ी जनसभाएं। आपको बता दें, बिहार दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी तो आज सहरसा और कटिहार में करेंगे रैलियां। आपको बता दें, जहां बिहार में आज पीएम की दो बड़ी जनसभाएं हैं, तो वहीं बिहार में आज गूंजेगी पीएम मोदी की आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के सहरसा और कटिहार जिलों में जनसभाएं करेंगे। उनके इस दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। और बता दें आपको, स्थानीय प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। तो वहीं पीएम मोदी अपनी सभाओं में केंद्र सरकार की उपलब्धियों, विकास योजनाओं और आगामी चुनाव को लेकर जनता से संवाद करेंगे। तो इस सहरसा और कटिहार दोनों जगहों पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। यह रैलियां राज्य की सियासी सरगर्मी को और तेज करेगी। बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक उत्साहित है और जगह जगह स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। तो एक बड़ी खबर और सामने आ रही है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बिहार में करेंगे प्रचार। पूर्वी चंपारण, सीवान, कैमूर जिले में करेंगे जनसभाएं। सुबह 10, 10:30 बजे रवाना होंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बिहार में करेंगे चुनाव। तो वहीं पूर्वी चंपारण, सीवान, कैमूर जिलों में करेंगे जनसभाएं। सुबह 10:30 बजे बिहार के लिए होंगे रवाना। लखनऊ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बिहार में प्रचार करेंगे। वे पूर्वी चंपारण, सीवान और कैमूर जिलों में बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव सुबह 10:30 बजे लखनऊ से रवाना होंगे और पूरे दिन चुनावी रैलियों और बैठकों के माध्यम से जनता से संपर्क करेंगे। सपा अध्यक्ष अपने भाषण में बेरोजगारी, महंगाई और विकास के मुद्दों पर बात करेंगे। आपको बता दें, बिहार में चुनाव होने हैं, ऐसे में आज पीएम मोदी भी कई जनसभाएं करेंगे। तो वहीं अखिलेश यादव भी आज बिहार पहुंच रहे हैं, जहां पूर्वी चंपारण, सीवान, कैमूर जिलों में अखिलेश यादव भी जनसभाएं करेंगे। सुबह 10:30 बजे लखनऊ से रवाना होंगे। नौकरी बीजेपी के एजेंडे में नहीं रही, इसी की वजह से पलायन है। अगर बीजेपी की सरकार में नौकरी एजेंडा होता तो आज इतना पलायन बिहार में नहीं होता। आरजेडी का जो वादा है, क्या वो मुमकिन है हर घर में एक सरकारी नौकरी? क्यों नहीं, संभव है। और संभव बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से काम किए जा सकते हैं। लोग जब मैं एक्सप्रेस वे बना था 14,000 करोड़ का, यही खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत ने महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीत लिया है। आपको बता दें कि फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से भारतीय महिला टीम ने हरा दिया है। तो ये पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 298 रन बनाए और जवाब में दक्षिण अफ्रीका को 246 रन पर ही समेट दिया। इस तरह से भारतीय टीम पहली बार चैंपियन बनी है, जहां भारत की महिला टीम ने रचा है इतिहास। बता दें आपको, 25 साल बाद भारतीय महिला टीम ने इतिहास रचा है। तो वहीं फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया।
अगली खबर की ओर रुख करेंगे। फलौदी जिले में भारत माला एक्सप्रेस वे पर रविवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ओसिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं घायलों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर के एमडीएम अस्पताल रेफर किया जा रहा है। आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख भी जताया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। ये प्रधानमंत्री ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। पीएमओ की ओर से एक्स पर जारी बयान के अनुसार फलौदी सड़क दुर्घटना के मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। तो वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बहुत ही खराब दुर्घटना हुई है फलौदी गांव के मतोड़ा गांव के पास में, जो कोलायत से दर्शन करके महिलाओं की एक टेम्पो ट्रैवलर जोधपुर आ रही थी, जिसमें सूरसागर के हमारे नैनचीबाग कटोकड़ी की विशेष तौर पर इसमें ज्यादा महिलाएं और बच्चे थे, और जिसमें 21 में से करीब 15 से 18 ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई है और 2 महिलाएं घायल है जो एमडीएम में है। हम प्रशासन से यही कहते हैं कि इनका जल्द से जल्द इनका पोस्टमार्टम करके इनका जो भी इनको जल्द से जल्द कार्रवाई करनी है वो करें। और इस दुख की घड़ी में हमारी गहरी संवेदनाएं पूरे परिवार के साथ है। ऐसी दुर्घटना होना बहुत ही दुखदायक है। सड़क हादसा हुआ है, उसमें लोगों की मृत्यु हुई है जो काफी दुखद है, परंतु जो उसमें घायल है उनके सही से चिकित्सा हो जाए उसके लिए एमडीएम में व्यवस्था की गई है और ओसिया से एक ग्रीन कॉरिडोर के द्वारा उनको यहाँ लाया जा रहा है। यहाँ पर उनकी स्वास्थ्य की और उनकी चिकित्सा की सही व्यवस्था है और हमारी पूरी कोशिश है कि उनकी जान बचाई जा सके। घटना फलौदी जिले में हुई है और अन्य तथ्य आने के बाद ही बाकी चीजें मैं बता। तो वही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर रोजगार के मुद्दे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि रोजगार कभी बीजेपी का एजेंडा ही नहीं रहा है, इसी वजह से आज देश में पलायन बढ़ गया है। तो वही अखिलेश ने सवाल किया है कि हर घर में सरकारी नौकरी क्यों नहीं हो सकती, जबकि सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आवाज उठाएं। तो वही सपा प्रमुख ने कहा है कि उनकी पार्टी युवाओं को रोजगार, शिक्षा और सम्मान देने के लिए ठोस नीतियों लेकर आएगी। नौकरी बीजेपी के एजेंडे में नहीं रही, इसी की वजह से पलायन है। अगर बीजेपी की सरकार में नौकरी एजेंडा होता तो आज इतना पलायन बिहार में नहीं होता। आरजेडी का जो वादा है, क्या वो मुमकिन है हर घर में एक सरकारी नौकरी? क्यों नहीं, संभव है। और संभव बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से काम किए जा सकते हैं। लोग जब मैं एक्सप्रेस वे बना था 14,000 करोड़ का, यही बीजेपी वाले कह रहे थे नहीं बना पाओगे, लेकिन जब बनाया, आगे का और एक्सटेंशन किया, तो वही एक्सप्रेस वे है जिस पर प्रधानमंत्री अपने हरक्यूलिस हवाई जहाज से उतरे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ, बीजेपी वालों ने कोई एक ऐसा हाईवे बनाया हो तो बता दो। लालू यादव और मुलायम जी का जो एक अब की बारी अपने केसारी। तो वही राजद नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि जो काम एनडीए सरकार 20 साल में नहीं कर पाई, उसे वह 20 महीनों में पूरा कर देंगे। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति या दल से नहीं, बल्कि गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, अपराध और भ्रष्टाचार से है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो बिहार को विकास और रोजगार के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे बदलाव के लिए आगे आएं और नई सोच के साथ बिहार को नई दिशा दें। तेजस्वी को 20 महीने नहीं मिल सकता है, दीजिएगा 20 महीना। 20 महीना अगर आप लोग दीजिएगा, जो 20 साल में एनडीए की सरकार जो देखती है, तेजस्वी उसको 20 महीने में करके दिखाने का काम करेंगे। पहले भी जो कहा वो हमने किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया, 3.5 लाख नौकरी तक की अग्नि करे, 4.5 लाख शिक्षकों को राष्ट्रीय कर्मी का हम लोगों ने दर्जा दिया। जो कहा वो किया। उस समय भी लोग कहते थे कि असंभव है, कहां से बटेगी नौकरी, अपन बात के पास से लगेगी पैसा बटेगा। लेकिन हम लोगों ने नौकरी दिया, 17 महीने में नौकरी दिया।
तेजस्वी ने जो कहा किया, तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। आज भी मुकामा की जनता आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं, तेजस्वी की असल लड़ाई गरीबी से है, बेरोजगारी से है, पलायन से है। तेजस्वी की असली लड़ाई महंगाई से है। तेजस्वी की असली लड़ाई अपराधियों से है और भ्रष्टाचारियों से है। इसलिए इस बार हम सब लोग मिलकर के एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिहीपुरवा नाव हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 118 प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर जमीन दी जाएगी और प्रत्येक परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास स्वीकृत भी किया जाएगा। वहीं योगी ने बताया है कि खोज और बचाव अभियान जारी है, हालांकि जीवित बचे लोगों की संभावना बहुत कम है। उन्होंने कहा है कि जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, सरकार उन्हें हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराएगी। जिला प्रशासन से कहूंगा, इसमें यहाँ के मंडलायुक्त भी, जिलाधिकारी, सीडीओ, ये सभी लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे इन लोगों के लिए कहीं पे जमीन देख करके वहां पर इन 118 परिवारों को लैंड उपलब्ध करवाई जाए। यानी ये धनराशि जिसमें प्रत्येक परिवार को 4 लाख के अलावा 15 लाख रुपये की राशि, नकद धनराशि उपलब्ध होगी ही। जिनकी वहां पर भूमि है, संपत्ति है, उसका भी 1,92 लाख रुपये इसके लिए अलग से वहां पर उपलब्ध करवाया गया है। जो इनकी परिसंपत्तियां हैं उसका भी जो वैल्यूएशन हुआ है उसमें 1,88 लाख रुपये, और निजी ब्रेक्स जो जिन लोगों ने लगाए हैं इनका भी वैल्यूएशन किया गया है, वह 4,15,000 रुपये, कुल 21,55 लाख रुपए होता है। यह धनराशि इसके लिए स्वीकृत की गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करें कि अगले 1 महीने के अंदर इन लोगों के लिए जमीन, कहीं पे सरकारी जमीन हो या कहीं आवश्यकता पड़ती है तो उसको अतिरिक्त पैसा शासन से मांग करके एक जमीन इन लोगों को मिले, जहां पर इनके लिए 118 परिवारों के लिए एक कॉलोनी बनाई जा सके। भरतापुर के ही नाम पर इसी तहसील में इनके लिए आवास की सुविधा हो जाए, पक्का मकान। मुख्यमंत्री आवास योजना में इन लोगों के लिए एक आवास हम लोग अपनी ओर से स्वीकृत कर रहे हैं। आवास, शौचालय की व्यवस्था, गाय भैंस को बांधने की व्यवस्था, इतनी जगह हो, और वहां पर इनको नज़दीक स्कूली बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था प्रारंभ करें, जिससे वहां पर इन सब के निर्माण, मकान के निर्माण के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके और उस पूरी लैंड को फिर हम लोग फॉरेस्ट को उपलब्ध करवा सकें। जहां पर ये लोग रह रहे हैं तो उसके बदले इनको जमीन उपलब्ध करवाएंगे, मकान उपलब्ध करवाएंगे, कंपनसेशन उपलब्ध करवाएंगे, और ये सभी लोग सुरक्षित रूप से इनको फिर किसी भी प्रकार से कोई भय इनके जीवन के ऊपर न बनी रहे। इस पूरी घटना में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसए की फ्लड यूनिट, सभी लोग वहां पर अभी भी बचाव और राहत कार्य की लगातार न केवल वहां पे उस कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन आज 4 दिन के उपरांत अब किसी के जीवित बचे रहने की संभावना बहुत कठिन है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, जलीय जीव खतरनाक रूप से उस क्षेत्र में हैं। हम लोग भी ऊपर से देख रहे थे, काफ़ी क्रोकोडाइल वहाँ पर ऊपर निकल करके और बहुत खतरनाक रूप से वहाँ पर विचरण भी करते हैं। वन्य जीवों की भी भारी संख्या वहाँ पर घने जंगल के बीच में देखी गई है। इसलिए
इनका और इनके बच्चों का जीवन सुरक्षित उस घने जंगल के बीच में नहीं बल्कि जंगल के बाहर सुरक्षित स्थान पर इनके पुनर्वास की आवश्यकता, और वह भी कॉलोनी बना करके इनको व्यवस्थित किया जा सके, जहां पर इनके लिए ये सभी प्रकार की सुविधाएं, हाट, बाजार, फेयर प्राइस शॉप, ये सभी उपलब्ध कराए जा सके। इस प्रकार की एक लैंड देख करके उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसीलिए मैं आज स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इन सभी परिवारों के लिए धनराशि, जमीन, आवास की सुविधा, ये सभी अगले 1 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को पूरी करने की तैयारी करवाएं, जिससे निर्माण कार्य वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ सकें। जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को मिस किया है और वे मिसिंग हैं, वे भी, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। सरकार दुख की इस घड़ी में आपके साथ में है और हर प्रकार का सहयोग आप सभी पीड़ित जनों को करेगी। इसके अलावा और भी हम देखें, अगर कोई वन्य गांव या कोई भी ऐसा जगह जो लोग घने जंगलों के बीच में वहां पर रह रहे हैं, रहने के लिए मजबूर रह रहे हैं, उन्हें तत्काल विस्थापित करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था करें, जिससे वह और उनकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित अपना जीवन यापन कर सकें। इसीलिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए, और सभी परिवारों को सहयोग, शासन का सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए आज मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि दुख की इस घड़ी में सरकार और हमारे सभी जनप्रतिनिधि आपके साथ में खड़े हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रीहरिकोटा में इसरो के LVM-3M5 द्वारा CMS-03 संचार उपग्रह के प्रक्षेपण पर इसरो प्रमुख वी नारायण ने कहा है कि इस GSLV लॉन्चर की क्षमता लगभग 4000 किलोमीटर GTO तक ले जाने की है और पहली बार हमने 4410 किलोग्राम भार को दीर्घवृत्तीय कक्षा में पहुंचाया है। इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और यह LVM-3 यान का 8वां प्रक्षेपण है। The capability of this GSLV launcher is something around 4000 kg to GTO, and for the first time we have lifted 4410 kg to a elliptical orbit, that is a geo transfer elliptical orbit. If you look at the performance of this vehicle, it has performed extremely well, and this is the 8th launch of the LVM-3 vehicle. All the launches of LVM-3 vehicle is successfully accomplished by ISRO, and we can say it is a 100% reliable vehicle, and the same vehicle is only earmarked for taking our Gaganyaan 3 to space also. And if you look at the performance within the specification, the satellite is injected. Right now, the satellite is totally healthy. All the propulsion system valves, isolation valves are opened, and the satellite is healthy. And we are going to take, by operating the propulsion system of the satellite to the required orbit, and this will enhance the communication capability of the country in a very, very big way. And first of all, let me thank each and every one of you for your wholehearted support of the entire ISRO program. And with that, let me congratulate the entire country and ISRO team. तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।